वेलकम डियर फ्रेंड्स। सो विंटर क्लास में हमने कुछ लेसन स्पेसिफिकली चूज़ किया है जो बच्चों से डिस्कस करना है। तो विंटर क्लास के लिए हमने पहले कॉस्ट लेसन पर, ये मेरा वीडियो है, पहला वीडियो है। तो कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट। पहली बात तो ध्यान रखना है कि जितनी भी हम चर्चाएँ कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में 11th क्लास में, तो वो शॉर्ट रन की ही बात हो रही है। तो शॉर्ट रन कॉस्ट के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स, क्या अर्थ होता है कॉस्ट का। तो कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द सम ऑफ एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स एंड इम्प्यूटेड, मतलब एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। ये पॉइंट जो है ना, ये सब सारे पॉइंट जो है ना वैल्यू पॉइंट्स हैं, और यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाता है। हम शॉर्टकट में कर सकते हैं जो भी खर्चे होते हैं प्रोडक्शन की प्रक्रिया में, कुछ रॉ मटेरियल पे होते हैं, कुछ फैक्टर इनकम पे होते हैं, फैक्टर नॉन फैक्टर दोनों, ठीक है। उसमें सप्लीमेंट बाय ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, इसको भी जोड़ दिया जाता है। ठीक, नॉर्मल प्रॉफिट, अब यहाँ पर एक इचिंग वर्ड था नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट को अलग से देखा बताया गया। नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट, ठीक है। इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट है कॉस्ट में, तो नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम रिवार्ड दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द एंटरप्रेन्योर सप्लाइंग हिज फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। ये क्या है, ये मिनिमम रिवार्ड है, ठीक है। वो इतना है, मिनिमम होना चाहिए कि एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट कर सके कि अपने फैक्टर सर्विसेज को, ठीक है, वो देता रहे, वो सेवा करता रहे। सिंस टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स पेमेंट मेड टू प्राइमरी इनपुट्स लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। टोटल कॉस्ट क्या करता है, includes payments made to primary inputs like land, labor, capital and enterprise. Total cost includes rent, wages, interest and non-profit. अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो प्राय एग्जाम में आता है, इससे एग्जाम्पल के रूप में पूछ लेते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो एक देखते हैं एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, ठीक है, ऑन इनपुट्स इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट्स इज कॉल्ड व्हाट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो वास्तविक रूप में आपने खर्च किया, इनपुट्स जो प्रोडक्शन की प्रक्रिया में जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, प्रयोग की जाती हैं, उसको हम इनपुट्स कहते हैं। तो उस पर जो खर्चे किए गए उसको हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। जैसे EX है, एक्सपोर्ट है, तो मतलब पैसा पेमेंट किया जाता है, बाहर दिया जाता है, मतलब दूसरे को दिया जाता है, जो भी सोर्सेज एम्प्लॉय किए जाते हैं ना, उसको बाहर। तो सारे इनपुट पर होने वाले खर्चे को एक्चुअल एक्सपेंडिचर। एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज शोन इन अकाउंट्स बिकॉज द ओनर एक्चुअली पेज ऑफ इट। तो जो हम पेमेंट कर रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है ना, तो उसको दिखाना पड़ेगा अकाउंट्स, जो अपना जनरल लेजर वगैरह जो बनाया जाता है, जो रिकॉर्ड कीपिंग जिसको कहते हैं, जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करें, उसमें हर चीज़ दिखाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वास्तव में ये पे करना पड़ता है। एग्जाम्पल्स, एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, तो उसको आपको अपने रिकॉर्ड में खर्चा कहाँ हुआ, रॉ मटेरियल कितना आया इस साल, है ना, तो इस तरीके दिखाना पड़ेगा। पेमेंट्स ऑफ वेजेज एंड सैलरीज, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ जो भी हैं एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको देना पड़ता है। इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड फंड्स, ठीक है, जो भी आपने बोरोइंग किया उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ना, तो उसको। रेंट ऑफ प्रीमाइजेस, बिल्डिंग वगैरह का जो खर्चा है उस पर जो रेंट दे रहे हैं। डेप्रिसिएशन, और जो घिसावट है, तो बहुत सारी की मशीनें आप परचेज करते हो, उसमें समय से वियर एंड टियर होता है, तो उसका एक जो घिसावट, उसका एक फंड बना दिया जाता है।
अब आते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट के ऊपर। इम्प्लिसिट क्या है? इम्प्यूटेड दैट इज एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो सप्लाइड बाय ओनर्स ये बहुत बड़ा हिंट है। सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड इम्प्लिसिट। तो ये हम एस्टिमेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप कार्य करते हैं, उस कार्य में आप खुद, जैसे चाय बनाने का बिजनेस है आपने शुरू किया, तो चाय बनाने के बिजनेस में टी आप खुद ही चाय बनाते हैं। एक तो चाय इस तरह बना सकते हैं कि एक हायर्ड वर्कर हो, उसको एम्प्लॉय कर दिया, उसको आप पेमेंट दे रहे हो, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा उसको, हायर्ड वर्कर को। और मान लो खुद चाय बनाते हो तो वो इम्प्लिसिट कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। उसी बात को यहाँ कहा गया, ठीक है। इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट आप यहाँ देख चुके हो कि मिनिमम रिवार्ड है दैट इज सफिशिएंट टू कीप द एंटरप्रेन्योर सप्लाइंग हिज फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। तो इम्प्यूटेड दैट इज एस्टिमेटेड। इम्प्यूटेड का मतलब क्या हुआ? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ इनपुट्स सप्लाइड बाय द ओनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड implicit cost. Implicit cost is not recorded in accounts because the owner actually does not pay for it. However, it is a cost. Implicit cost is not recorded. ये रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्योंकि जैसे मान लो चाय की दुकान हमने शुरू की, तो हम अपने को कुछ सैलरी तो ले नहीं रहे, ठीक है। तो हम एस्टिमेट ही कर रहे हैं कि हाँ उसमें कुछ हमको बेनिफिट मिल जा रहा है ना। तो इस तरीके से तो इम्प्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बिकॉज द ओनर एक्चुअली डज नॉट पे फॉर इट, ठीक है। हाउएवर इट इज अ कॉस्ट। इम्प्यूटेड, इसका एग्जांपल है इम्प्यूटेड वेजेस और सैलरीज ऑफ द ओनर्स, ठीक है। एस्टिमेटेड रेंट ऑफ द ओनर्स बिल्डिंग, अपना ही घर में बिजनेस शुरू कर रहा है तो इसको एस्टिमेट ही करते हैं। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑफ ओन मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑफ, तो अपना ही पैसा लगा कि उसने बिजनेस शुरू किया, उसको उसका इंटरेस्ट ऐसा सच लेते नहीं है, लेकिन एक अनुमान जो होता है ना, तो वो उस अनुमान के अंदर कि हाँ आपने बेचा, उसमें जो प्रॉफिट हुआ तो इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। तो उसमें कितना किसका है ये करना अलग करना मुश्किल है। ओके, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है, जिसमें स्वयं के सारे खर्चे हों, ठीक है, इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ इसको ध्यान रखना। नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? यहाँ बताया गया कि नॉर्मल प्रॉफिट इतना है कि मिनिमम रिवार्ड है दैट इज जस्ट सफिशिएंट टू कीप द एंटरप्रेन्योर सप्लाइंग हिज फैक्टर सर्विसेज, तो अपना योगदान को देता रहे, ठीक है। अब आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आजकल काफ़ी आ रहे हैं, 50% मार्क्स, और ये यही ट्रबल मेकर है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या कहता है? एन इंडिविजुअल अंडरटेक्स रिटेल बिजनेस इन द प्रीमाइजेज टेकन ऑन रेंट, जैसे मैंने चाय के बिजनेस की एग्जांपल दिया था। द बिजनेस इज फाइनेंस्ड बाय हिज ओन सेविंग्स, अपने ही पैसे से उसने बिजनेस शुरू किया। ही ऑल्सो मैनेजेज द बिजनेस हिमसेल्फ, ठीक है, और ही ऑल्सो मैनेजेज द बिजनेस हिमसेल्फ। What are the explicit cost and implicit cost in it? Directly identifiable. Give reasons for your answer. So, what are the explicit cost and implicit cost in it? Directly identifiable. तो इसमें क्या है जो explicit cost है और क्या implicit cost है, जो आपको बिल्कुल दिखाई दे सकता है, समझ देता है। तो rent of business premises is an explicit cost because the owner of the firm actually pays it and it is shown in accounts, ठीक है। Imputed or interest on self-finance, own saving or funds is an implicit cost because the owner actually does not pay interest but it is a cost, ठीक है। Imputed interest on self-finance, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? implicit cost हो गया because the owner actually does not pay interest but it is a cost. Imputed salary of the owner is an implicit cost because the owner actually does not receive any salary, ठीक है। नो सच पेमेंट इज शोन इन अकाउंट्स बट इट इज अ कॉस्ट। या ऊपर के डिस्कशन और यहाँ पर इससे क्लियरिटी आ गई होगी कि जो कुछ भी ओनर से संबंधित है और उस पर कुछ उसको डायरेक्ट मिलता नहीं है, उसका कहीं रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया जाता, तो वो सारे कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाते हैं। और जिसमें वास्तव में पेमेंट किया जाता है, ठीक है, और इसको हम रिकॉर्ड मेंटेन कर पाते हैं, रिकॉर्ड में दिखा पाते हैं कि हाँ पेमेंट, इनको इतना पेमेंट दिया गया, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है, ये कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स 2000,
बोरोइंग्स एट 12% इंटरेस्ट पर एनम 1500, वेजेस ड्यूरिंग द ईयर इतना है, ये एनुअल रेंट वैल्यू ऑफ द ओनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग 100, एनुअल डेप्रिसिएशन 100 और एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ द ओनर। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, टोटल एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट ढूंढना है। ठीक है, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट मतलब ये जस्ट पढ़ा जो कि ओनर संबंधित, तो एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ द ओनर, तो इसके लिए ठीक है, इसका कोई चार्ज उसको नहीं लेगा, तो ये इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा निश्चित रूप से। ठीक है, अब देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या करता है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या उन्होंने किया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग 12%, वास्तव में इसको पेमेंट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग किया तो उसमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 12% ऑफ 1500, तो ये बोरोइंग एट 12% इंटरेस्ट ऑन पर एनम, तो 1500 का 12% निकाल दे तो 180 हो गया, ये हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट। अब आते हैं वेजेस पेड, ठीक है ना, जो भी हायर्ड वर्कर्स होंगे तो उनको जो पे किया गया तो 120, ठीक है। इसके बाद एड डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी अभी आपने देखा कि डेप्रिसिएशन जो है एक फ़ंड बनाया जाता है, तो उसको जो पेमेंट होगा वो उसका जो फंड जो होगा उसमें वास्तव में पैसा रखा जाता है, तो वो हो गया 100। तो इस तरीके से एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गया ये इतना। इम्प्लिसिट कॉस्ट की तरफ देखते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट, अपना ही पैसा लगाया, क्या एस्टिमेटेड एनुअल इन्वेस्टमेंट मैनेज सर्विसेज ऑफ द ओनर, ठीक है। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन ओन इंटरेस्ट, ठीक है, नोट भी लिखा, अच्छा ठीक है बात, ठीक है। तो ये हमारा ये 60, तो यहाँ पर या एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ पर 60 आया, अब 60 आया तो इस पर 60 में कहीं दिखाई नहीं देगा, तो आपको थोड़ी घबराहट हो सकती है, इसलिए यहाँ पर क्लियरिटी के लिए बता दिया गया है कि जिससे टोटल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स इज फाइनेंस्ड पार्टली बाय बोरोइंग्स, ठीक है। अब आपने देखा ये 1500 था, बोरोइंग्स एट 12% इंटरेस्ट ऑन पर एनम, ठीक है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का जो है ये 1500 का 12% जो है बोरोइंग से किया गया है, तो बाकी कहाँ से आया, टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। तो उसमें से फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर बोरोइंग्स एट 12% इंटरेस्ट पर एनम, तो बोरोइंग के द्वारा किया गया, तो 12% मतलब 1500%, तो 12% पर एनम 1500,000 का, तो एट द रिमेनिंग 500,000 यहाँ पर अभी आपने देखा है 500,000 बाई ओन सेविंग्स, ठीक है, ऑफ द ओनर ऑफ द प्रोडक्शन। एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन ओन सेविंग कितना हुआ 1200, तो ये 1500 पहले इसमें से हमने देखा 1200 का 150, ओके, और इसके बाद जो रिमेनिंग बचा तो वो दैट इज 12% ऑफ 500 दैट इज 60। तो यहाँ ज़्यादा क्लियरिटी के लिए देखिए मैंने इसको आपको ये एस्टिमेट किया। देखिए पहला क्या कहता है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ये 2000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स। अब उस 2000 का बोरोइंग जो है पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, बोरोइंग एट द 12% इंटरेस्ट पर एनम, जिसको हमने एक्सप्लिसिट कॉस्ट में बोरोइंग इंटरेस्ट 12% ऑफ 1500, तो इस 2000 का 12% पर 1500 पर, ठीक है, बोरोइंग से हमने किया तो 180 हमने बोरोइंग से फाइनेंस किया, जो कि यहाँ पर हम मेंशन किया गया आपको, ठीक है। अब बचा 2000 में आपने कुछ हिस्सा क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ओन इन्वेस्टमेंट, तो ये अब जो बचा कितना 2000 में से 1500 को माइनस किया तो 500, तो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट ऑन ओनर्स ओन इन्वेस्टमेंट, तो इस जो एस्टिमेटेड है वो क्या है 500 इंटू 12% दैट इज 60। तो ये जो 60 है वो इस तरीके से आया, ये जो 60 आपका आया, ये 60 यहाँ पर है ना, वो इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया। होप इट इज क्लियर नाउ, मोर क्लियरिटी इज देयर। चलिए इसके बाद ऐड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ द ओनर, तो ऑलरेडी एक क्वेश्चन में दिया हुआ है एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ द ओनर, ये देखिए लास्ट पॉइंट है ना, ठीक है, एस्टिमेटेड एनुअल वैल्यू ऑफ द मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफ द ओनर, ठीक है, तो ओनर मतलब ये इम्प्लिसिट कॉस्ट, ओके।
इसके बाद एड एस्टिमेटेड रेंट ऑफ ओनर्स फैक्ट्री बिल्डिंग। तो अपनी जो फैक्ट्री बिल्डिंग है, तो इससे सारी चर्चा हो चुकी है इम्प्लिसिट। और यहाँ पर एक थोड़ा सा बस कन्फ्यूजन का पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये कैसे हुआ और यहाँ पर इसमें ये, तो इसको हम यहाँ पर हमने डिटेल्स दिखा दिया और यहाँ नोट्स में दिया भी हुआ है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आप इसको ध्यान देंगे। चलिए, now short-run cost. Okay, short-run cost can be broadly classified as fixed cost and variable cost. Fixed cost, the cost which does not change with a change in output. Does not change with a change in output is called fixed cost. It is a cost incurred on fixed inputs. Example क्या है? Rent of business premises, salary of permanent staff, interest paid on borrowed funds, and license fees. ठीक है, ओके। तो रेंट ऑफ बिजनेस प्रीमाइजेज, सैलरी ऑफ परमानेंट स्टाफ, इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड फंड्स, लाइसेंस फीस, ये सब हमारे क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट के एग्जांपल है। वेरिएबल कॉस्ट में क्या है, द कॉस्ट विच चेंजेस विथ चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड अ वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट इनकर्ड ऑन वेरिएबल इनपुट्स, ठीक है, वेजेस, एक्सपेंडिचर ऑन रॉ मटेरियल एट्सेट्रा, ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे बड़ी बात यहीं पर है कि कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन आउटपुट, ठीक है। जब इसका डायग्राम बनाएंगे तो और क्लियरिटी आएगी। सॉरी। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इन द शॉर्ट रन, सब हम सारे शॉर्ट रन की हम बात कर रहे हैं। द कॉस्ट दैट अ फर्म इनकर्स टू एम्प्लॉय द फिक्स्ड इनपुट्स इज कॉल्ड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। TFC remains constant at all levels, remains constant all levels of output, even at a zero output. In other words, TFC does not change with a change in output. Therefore, TFC curve is a horizontal straight line cutting y-axis at a vertical distance of TFC from the origin. तो कुछ इस तरीके का, इस तरीके का। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ना, इधर इधर की तरफ इशारा करता है कि कटिंग वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, कटिंग वाई एक्सिस एट अ वर्टिकल डिस्टेंस, ये वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द TFC फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से वर्टिकल डिस्टेंस, ये ओरिजिन है, इसके वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन शॉर्ट रन, कॉस्ट दैट फर्म्स इनकर्स to employ the variable inputs, to employ the variable inputs called the total variable cost. TVC is a TFC बोलते हैं शायद, फिर सुन, ये TVC ना, TVC is a zero at a zero output, zero at a zero output. So TVC curve starts from the origin, ठीक है। As output increases, TVC increases because in order to increase the production of output, the firm must employ more and more of the variable cost. जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता रहता है। नो प्रोडक्शन नो कॉस्ट, तो हम TVC के बारे में चर्चा कर रहे थे। As output increases, TVC initially increases at a decreasing rate, ठीक है। आउटपुट बढ़ता है ना, टोटल सबसे पहले डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है कॉस्ट, देन एट एन इंक्रीजिंग रेट, इसके बाद ये इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो शेप ऑफ द TVC is determined by the law of variable proportions. Therefore, TVC curve is inverse S shaped. तो यहाँ कई बातें नजर आई हमको, तो एक इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से। TVC पहले क्या था, इसलिए इंक्रीजेस डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, देन इंक्रीजिंग रेट, पहला पॉइंट। दूसरा है कि ये इसका जो शेप है ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऐसा क्यों होता है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से होता है। देयरफॉर TVC कर्व इज एस शेप। तो TVC कर्व क्या होता है, TVC कर्व के शेप को कौन सा लॉ निर्धारित करता है, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और TVC कैसे बढ़ता है, तो पहले डिक्रीजिंग रेट से और उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से, ठीक है। टोटल कॉस्ट is a sum of a total fixed cost and total variable cost. TC is equal to TFC plus TVC. As output increases, TFC remains fixed, but TVC increases, जो ऊपर चर्चा की जा चुकी है। As a result, TC also increases as output increases. ठीक है, चूंकि दोनों का समेशन है, अगर ये बढ़ेगा, ये तो बढ़ने वाला नहीं है, TFC ये बढ़ेगा तो ये इसका इम्पैक्ट यहाँ आएगा, आना ही आना। TC also increases as output increases. As output increases, TC initially increases at a decreasing rate, जैसे कि TVC के साथ होता है,
क्योंकि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है। डिक्रीजिंग रेट देन एट इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो जो टीवीसी के बारे में सच कहा गया वही टीसी के बारे में, क्योंकि उसका इम्पैक्ट दिखाई देता है, क्योंकि बाकी ये फिक्स होता है। देयरफॉर टीसी कर्व इज इनवर्स एज शेप्ड लाइक टीवीसी कर्व। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन टीवीसी, टीएफसी एंड टीसी। टीएफसी, टीवीसी और टीसी का क्या रिलेशनशिप है, अब उसको देखते हैं। शेप देख रहे हैं, ये फिक्स्ड होता है और ठीक है, और हर लेवल पर इनका समान होता है आउटपुट। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वैसे वैसे टीवीसी और इन दोनों का समेशन है टीसी का। टीसी इज इक्वल टू टीवीसी प्लस टीएफसी। ओके, चलिए, तो रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी। टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, देयरफॉर टीसी कर्व इज वर्टिकल summation of TVC curve at TFC curve. Since TC is equal to TFC plus TVC and TFC remains constant at all levels of output, therefore an increase in TC is equal to increase in TVC. तो ये जितना बढ़ता है उतना ही इसमें बढ़ोतरी, ये इसमें होने वाला जो बढ़ोतरी है वो इस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये तो फिक्स ही है। ठीक है, since TC is equal to TFC plus TBC, TFC remains constant at all levels of output. Therefore, an increase in TC is equal to increase in TBC. At a zero level of output, TBC is equal to zero. Zero level पर ये TBC क्या है, जीरो है। TBC curve start from the origin. TBC curve start from the origin, ये origin है। At zero level of output, TC is equal to TFC. ठीक है, जीरो लेवल पर आउटपुट क्या है, TC की वैल्यू क्या होती है। ठीक, एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट TC इज इक्वल टू TFC। तो एट जीरो लेवल पर आउटपुट है ना, तो TC क्या है, ये TVC तो जीरो हो गया, तो ये जो TFC की वैल्यू होती है वही TC की वैल्यू है, क्योंकि ये TVC तो जीरो है। तो ठीक है, TFC सिंस TVC इज जीरो एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, देयरफॉर TC कर्व स्टार्ट फ्रॉम y एक्सिस एट अ वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ TFC फ्रॉम द ओरिजिन। तो TC कर्व जो है स्टार्ट होता है कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है, जो TFC की वैल्यू है वहीं से स्टार्ट होता है, क्योंकि ये तो जीरो है। ठीक है, सिंस TC माइनस TVC इज इक्वल टू TFC, TFC इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। ठीक है, TC में से TVC को घटा देंगे तो जो बचेगा ये है, और ये हर लेवल पर समान होता है। As output increases, TC both initially increases at a decreasing rate and after point increases at an increasing rate. Therefore, both TBC and TC curve to look like inverse, except TC and TBC curve both are concave in the beginning and convex afterwards. यहाँ ये point है, TC and TBC curve both are concave in the beginning and convex afterwards. ठीक है, हल्का सा जो इस तरह से डिक्रीजिंग रेट, तो ये कॉन्केव, ठीक है, कॉन्केव। इसके बाद ये क्या, अंदर से ये जो है तो ये कॉन्वेक्स रहता है, तो इसी बात को यहाँ लिखा गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब इसी का ये टेबुलर प्रेजेंटेशन है, इसको देख लें। इसको टेबल के रूप में दिखाया गया है कि आउटपुट बढ़ता जाता है। जीरो लेवल पर जब आउटपुट होता है तो TFC 21 है, तभी 22 है, तभी मतलब वाट एवर द लेवल ऑफ आउटपुट TFC रिमेन्स फिक्स्ड, जो कि यहाँ पर ऐसे दिखाया गया है हॉरिजॉन्टल्स। TVC जीरो लेवल पर आउटपुट है तो TVC जीरो, यहाँ पर देखिए, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट हुआ ये। ठीक है, और TC क्या है, दोनों को जोड़ के, तो जीरो लेवल पर जो वैल्यू TFC की है वही TC की वैल्यू है, क्योंकि TVC तो जीरो होता है। ओके ओके, और इन दोनों को जोड़ने से ये बनता है, TC बनता है, TFC प्लस TVC इज इक्वल टू TFC प्लस TVC इज इक्वल टू TC। इसको कैलकुलेट करें तो TC का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, TC यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जो जीरो लेवल पर जो आउटपुट होता है, जो वैल्यू TFC की होती है वही TC की होती है, क्योंकि उस समय जीरो लेवल पर आउटपुट पर TVC क्या होता है, जीरो होता है, और हम जानते हैं कि TFC प्लस TVC इज इक्वल टू TC। आई होप इट इज़ क्लियर। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि समय हो गया है स्कूल जाने का। थैंक यू।